हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इधर सिटी हॉस्पिटल में नित्या और मीरा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एक्सीडेंट रात को हुआ था और रौनक ने जानबूझकर घर में नहीं बताया था। ऑपरेशन हो चुका था और कशिश को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। नित्या रौनक के पास आकर बोली, भाई भाई कैसे हैं? वहाँ पर खड़ा शौर्य नित्या के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुम परेशान मत हो नित्या, कशिश भाई बिल्कुल सही है। नित्या शौर्य की बात पर अपना सिर हिला देती है और मीरा रौनक की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? रौनक अपना सिर हिलाकर बोला, जी हाँ मिल सकते हैं। रौनक की बात सुन नित्या जल्दी से वार्ड के अंदर चली जाती। मीरा जाने लगती है, जिस पर रौनक कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। मीरा रौनक की बात सुन रुक जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर रौनक शौर्य से कहता है, तुम अंदर जाओ। शौर्य रौनक की बात पर अंदर चला जाता है और रौनक मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया था, क्या आपके साथ उनका फिर झगड़ा हुआ? मीरा रौनक की बात पर धीरे से बोली, ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। रौनक मीरा की बात पर बोला, तो आपको पता होना चाहिए था आपका पति कहाँ आता है और कहाँ जाता है, क्यों इतने नशे में था? मीरा रौनक को देखते हुए बोली, हम दोनों के बीच में छोटी सी बहस हुई थी और उसके अलावा कुछ नहीं। रौनक मीरा की बात पर बोला, उसके चाचा और चाची आ रहे हैं, मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी उनके सवालों का जवाब आपको कैसे देना है आप खुद तय कर लीजिएगा। रौनक के ये कहने पर कि कशिश के चाचा और चाची आ रही हैं और बाकी की दिक्कतें मीरा खुद संभाल ले। मीरा अपना सिर हिलाकर वार्ड के अंदर चली जाती है। रौनक मीरा को जाता हुआ देखकर अपना सिर हिला देता है और डॉक्टर के केबिन की तरफ चला जाता है। मीरा जब अंदर आती है तो देखती है कशिश बेहोश था और नित्या उसके हाथ को पकड़कर बैठे हुए थे। मीरा नित्या के पास जाकर बोली, नित्या आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, आप घर चले जाइए, मैं यहाँ पर उनके साथ हूँ। नित्या मीरा की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाभी भाई को अभी तक होश कैसे नहीं आया? शौर्य नित्या की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी नित्या, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें 24 घंटे में होश आ जाएगा, तुम परेशान होना बंद करो। नित्या शौर्य की तरफ देखते हुए बोले, ये सब हुआ कैसे और तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? भाई को यहाँ लेकर कौन आया? शौर्य नित्या की बात पर बोला, मुझे खुद आज सुबह पता चला तो मैं सीधा यहाँ चला आया। भाई बता रहे थे कि किसी लड़की ने इन्हें बचाया है। नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, और वो लड़की कहाँ पर है? शौर्य अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। मीरा शौर्य की बात को सुनते हुए नित्या से बोली, हम उस लड़की को ढूंढकर उसे थैंक यू कह देंगे, लेकिन उससे पहले आपके घर जाना चाहिए। नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं भाई के साथ रहूंगी, आप घर चले जाइए। मीरा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं यहीं पर रहूंगी। नित्या मीरा से और आगे जिद नहीं करती, जिस पर मीरा कहती है, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। नित्या अपना सिर हिला देती है और मीरा कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती है। इस अस्पताल के इस कॉरिडोर के एक वीआईपी रूम में शेखर जी भी एडमिट थे। मीरा कॉफ़ी लेकर जब आगे आती है तो लिफ्ट के सामने सुधांशु से टकरा जाती है। मीरा 2 कदम पीछे होकर बोली, आई एम सॉरी, गलती। ये कहते हुए मीरा की आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है। सुधांशु एक नज़र मीरा को देखने के बाद फिर से अपना फ़ोन देखते हुए
वहाँ से आगे की तरफ चला जाता है। मीरा सुधांशु को इग्नोर करने पर एक गहरी सांस लेती है और कशिश के वार्ड की तरफ चली जाती है। इधर सारंग कंपनी मृत्युंजय किसी गहरी सोच में खोया बैठा था। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर कोई खटखटाता है। मृत्युंजय बिना किसी पर ध्यान दिए बोला, कम इन। मृत्युंजय इतना कहते ही एक लड़की जिसने वाइट शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट पहन रखा था अंदर आती है और मृत्युंजय के सामने उसे ग्रीट करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। मृत्युंजय अपना सिर उठाकर उसे देखते हुए बोला, मिस प्रिया वर्मा, हाफ एन आवर लेट। मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। मेरे साथ काम करना है तो टाइम का पक्का होना ज़रूरी है। प्रिया अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी सर, मैं अपने टाइम पर ही आई थी। आईडी कार्ड एंड आपका शेड्यूल बनाते हुए मुझे थोड़ा लेट हो गया। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, तो मेरा शेड्यूल? प्रिया मृत्युंजय को उसका शेड्यूल बताने लगते हैं। पूरा शेड्यूल सुनने के बाद मृत्युंजय बोला, 2 दिन की सारी मीटिंग पोस्टपोन करो। प्रिया मृत्युंजय की बात पर बोली, मैंने आपको 2 दिन का शेड्यूल पहले ही पोस्टपोन कर दिया है सर, लेकिन अभी आपको मीटिंग के लिए चलना होगा। मृत्युंजय प्रिया की बात पर सीधा अपने केबिन से बाहर चला जाता है। प्रिया पीछे से मृत्युंजय को जाता हुआ देखकर हल्का मुस्कुराकर बोली, थैंक गॉड, पहले ही दिन मैंने मिस्टर सारंग के काम को अच्छे से संभाल लिया। थैंक यू सो मच राघव। इतना कहते हुए प्रिया मुस्कुराती है और जल्दी से मृत्युंजय के पीछे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली जाती है। राजीव का केबिन। राजीव पिछले 3 दिनों से परेशान बैठा हुआ था। ना वो किसी को अपना प्रॉब्लम बता रहा था और ना ही खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा था। तभी राजीव के केबिन का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। राजीव खोई हुई आवाज़ में कहता है, आ जाओ। राजीव के इतना कहते ही एक लड़की अपने हाथों में कुछ फाइल लिए अंदर आती है और राजीव को ग्रीट करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। राजीव अपना सिर उठाकर सामने खड़ी लड़की की तरफ देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो कुर्सी पर गिरते गिरते बच जाता है। राजीव के रिएक्शन पर वो लड़की थोड़ा हैरान होकर बोली, व्हाट हैपन सर? राजीव अपनी आंखें बड़ी करके बोला, तुम वो लड़की? राजीव के रिएक्शन को इग्नोर करते हुए बोली, हेलो सर, मैं आपकी नई पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम रिद्धिमा जायसवाल है। राजीव हैरान भरी नज़रों से अभी भी रिद्धिमा को देख रहा था। रिद्धिमा राजीव को कुछ भी ना कहता हुआ देखकर बोली, सर, आपका शेड्यूल मुझे आपको बताना है और अभी आपका मिस्टर सारंग के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आए क्लाइंट के साथ मीटिंग है। राजीव रिद्धिमा की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो तो बस रिद्धिमा को एकटक देखे जा रहा था। रिद्धिमा को अब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, जिस कारण रिद्धिमा थोड़ी तेज आवाज़ में कहती है, सर, कॉन्फ्रेंस रूम में आपका मीटिंग है। रिद्धिमा के तेज आवाज़ पर राजीव होश में आता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ओके, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर राजीव जल्दी से उसके केबिन में से ऐसे भागता है जैसे रिद्धिमा उसे केबिन की बॉस हो और राजीव उसका असिस्टेंट हो। रिद्धिमा हैरानी से राजीव को जाता हुआ देख अपने कंधे उचका देती है और उसके पीछे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली जाती है।
अदिति, विप्लव, विक्रम और शोभित शॉपिंग पर आए हुए थे। शोभित अपने लिए सूट देखते हुए कपड़े बदल बदल कर अदिति और विप्लव के सामने आ रहा था, क्योंकि दोनों फिलहाल के लिए होस्ट बने हुए थे। उनके हाथों में ढेर सारे चिप्स के पैकेट थे जिन्हें दोनों साथ में खा रहे थे। शोभित एक ग्रे ब्लैक कस्टमर सूट पहनकर सामने आता है तो अदिति शोभित को एकटक देखने लगती है, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। लेकिन विप्लव शोभित को देखते हुए कहता है, बोरिंग लग रहे हो भाई। विप्लव की बात सुनकर अदिति एक नज़र विप्लव को देखने के बाद शोभित से बोली, वापी बिल्कुल सही कह रहा है सीनियर, कुछ अच्छा सा पहनिए ना, आप कितने बोरिंग लग रहे हैं। शोभित एक गहरी सांस लेकर फिर से बदलने जाता है, जिस पर विप्लव कहता है, कुछ अच्छा सा पहनकर आइएगा, सगाई कल है, 1 हफ्ते बाद नहीं, जो आप आराम से हाथ पैर चला रहे हैं। शोभित विप्लव को घूर कर देखता है और फिर से चेंजिंग रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद शोभित एक ब्लैक 3 पीस बिजनेस सूट पहनकर आता है, जिसमें डायमंड ब्रूच लगा हुआ था। शोभित एक मॉडल की तरह घूम घूम कर उन दोनों को कपड़े दिखाने लगता है। विप्लव फिर से कुछ कहता उससे पहले ही विक्रम चिढ़ते हुए कहता है, अब बस भी करो यार, शादी के समय जितना करना है कर लेना, सगाई है, मैं तो बनियान और निक्कर में करूँगा। अदिति विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, वापी सीनियर अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसको ही डन करते हैं ना, मेरे चिप्स ख़त्म हो गए। अदिति की बात पर उसके हाथ की तरफ देखता है, जिसमें चिप्स के पैकेट ख़त्म हो गए थे। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, हम इसे ही डन करते हैं, हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर विप्लव वहाँ से अपने और अदिति के लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए चला जाता है। शोभित विप्लव के जाने के बाद विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, आप भी अपने लिए कपड़े देख लीजिए और मैं कोकुन के लिए कपड़े देखता हूँ। विक्रम शोभित की बात पर अपना सिर हिलाता है और अपने लिए कपड़े देखने चला जाता है। विक्रम के जाने के बाद शोभित अदिति के सामने आकर बोला, मुझे परेशान करने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है नहीं? अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मैंने कहाँ परेशान किया, सगाई तो एक बार होती है ना, तो कुछ अच्छा सा पहनना चाहिए, आप सच में बोरिंग लग रहे थे। शोभित अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, चलो तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत सा गाउन देखकर रखा है। अदिति शोभित की बात पर बोली, नहीं, मुझे लहंगा पहनना है, मुझे गाउन नहीं पहनना है। शोभित अदिति की बात पर बोला, कोकुन तुम लहंगा नहीं संभाल पाओगे। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपके नखरे संभाल सकती हूँ तो लहंगा क्यों नहीं संभाल सकती, मैं लहंगा पहनूंगी, मैंने कह दिया सो कह दिया। शोभित अपना सिर हिलाते हुए एक शॉप अटेंडेंट को अदिति के कहे हिसाब से लहंगा लाने के लिए कहता है तो अदिति मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे नाम नहीं पता, मुझे बस लहंगा चाहिए, बात ख़त्म। शोभित एक गहरी सांस लेकर शॉप अटेंडेंट से लहंगा डिज़ाइन लाने के लिए कहता है तो अटेंडेंट 5 लहंगे के डिज़ाइन न्यू लॉन्च के लिए आती हैं। अदिति चेंजिंग रूम में जाकर बदल कर आती है। शोभित सोफे पर बैठा अदिति का इंतजार कर रहा था। शोभित नज़रें उठाकर अदिति की तरफ
अदिति की तरफ देखता है तो जिसने ग्रीन कलर के शरारा लहंगा पहन रखा था। शोभित मुंह बनाते हुए रिजेक्ट करके बोला, अदिति फिर से चेंजिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद हल्के गुलाबी रंग में डबल लेयर का लहंगा पहन कर आती है, जिसे देखते ही शोभित उल्टी करने जैसा एक्टिंग करता है तो अदिति मुंह बनाते हुए फिर से चेंजिंग रूम में चली जाती है। शोभित दरअसल बदला निकाल रहा था विप्लव और अदिति के अपने साथ किए व्यवहार का। कुछ देर बाद अदिति एक डार्क वाइन कलर का जैकेट लहंगा पहन कर आती है तो शोभित की नज़र उस पर थम जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।